राजस्थान के अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है और मालगाड़ी के इंजन से सीमेंट ब्लॉक टकराया है। अप डाउन दोनों ट्रैक पर दो जगह पर सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे और 1 किलोमीटर के दायरे में रखे गए ब्लॉक के बारे में जानकारी मिल पाई है। आपको बता दें 1 क्विंटल वजनी ब्लॉक ट्रैक पर रखा गया। अजमेर में सराधना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच की यह घटना बताई जा रही है और यह तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां मालगाड़ी के इंजन से सीमेंट ब्लॉक टकराया है और अप डाउन दोनों ट्रैक पर दो जगह सीमेंट ब्लॉक रखे जाने को लेकर खबर मिल रही है। 1 किलोमीटर के दायरे में ये ब्लॉक रखे गए थे। 1 क्विंटल वजनी ब्लॉक ट्रैक पर रखे गए। अब ये राजस्थान के अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश को लेकर खबर है, जो फिलहाल साजिश नाकाम कर दी गई है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक तोड़ते हुए निकला है। रेल ड्राइवर की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण भी किया है। आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले हैं जिससे ट्रेन टकराई थी, ट्रेन का इंजन टकराया था। आरपीएफ ने मामले में मांगली व्यास थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, इससे पहले कल जो घटना सामने आई, कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला और पेट्रोल की बोतल मिली और आज ये घटना सामने आ जाती है राजस्थान के अजमेर से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ था और ट्रेन का इंजन इस तरह से सीमेंट ब्लॉक पर टकराया है। और कुमार कुंदन हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक के बाद एक संदेहास्पद घटनाएं हो रही हैं रेलवे ट्रैक पर। कल कानपुर से घटना सामने आई, अब आज राजस्थान के अजमेर में इस घटना के बारे में बताइए, क्या रखा गया था ट्रैक पर? जो जानकारी मिल रही है, सीमेंट का एक कंक्रीट ब्लॉक रखा गया था जिसका वजन 70 केजी से 100 केजी दिखाया जा रहा है और ऐसा मान के चल रही है आरपीएफ कि यह किसी एक शख्स का काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा और इतना वजनी ब्लॉक एक शख्स उठा सकता है। ऐसे में कुछ लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और कोशिश लेकिन मालगाड़ी का वजन ज्यादा था और मालगाड़ी ट्रेन स्पीड में थी, जिसकी वजह से ब्लॉक को तोड़ती हुई और डीएफसीसी कॉरिडोर पे यह पूरा मामला हुआ है और इसको लेके एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है। और पूरे जी हाल फिलहाल की जिस तरह की घटनाएं घटी है उसको देखिए, सरकार में जो कानपुर वाला मामला है उसमें कुंदन, इस वक्त आपकी आवाज कट रही है, लेकिन कुंदन हमारे सहयोगी जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि कानपुर में भी ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई और वहां ट्रैक पर सिलेंडर और पेट्रोल की बोतल रखी गई, उस मामले में भी उस पर भी एक्शन लेते हुए, मामले की जांच को देखते हुए भी अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन अब ये अजमेर की घटना है और अजमेर में जिस तरीके से ट्रेन को पलटाने की साजिश हुई है उस बारे में फिलहाल यही खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से अभी फिलहाल घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले हैं जिससे ट्रेन टकराई है। ये ट्रेन टकराने के बाद की ही तस्वीर आप देख रहे हैं। आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले। आरपीएफ ने मामले में जिस तरीके से अभी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, जाहिर सी बात है आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर में ट्रेन पलटाने की उस साजिश के बारे में, जहां रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक मिला है। ट्रैक पर 100 किलो का सीमेंट ब्लॉक था और मालगाड़ी इंजन सीमेंट ब्लॉक तोड़ते हुए निकली। आपको बता दें, फुलेरा अहमदाबाद रेल मार्ग पर सीमेंट ब्लॉक रखा गया। सराधना बांगड़ स्टेशन के बीच की यह घटना बताई जा रही है, जहां आरपीएफ को घटनास्थल ब्लॉक के टुकड़े मिले और आरपीएफ ने मांगली आवास थाने में केस दर्ज करा दिया है। 1 किलोमीटर के दायरे में 2 जगहों पर ब्लॉक मिलने की खबर मिल रही है। तो रविवार को कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। वहीं अब ये तस्वीरें राजस्थान के अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश किस तरीके से नाकाम की गई है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, सवाल यही है कि आखिर ये अचानक हो क्या रहा है? अब तो साफ तौर पर साजिश के तहत मामलों की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, जैसे कालिंदी वाले ट्रेन में एलपीजी सिलेंडर का मिलना, इससे पहले भी बहुत सारी इस प्रकार की चीजें, वस्तुएं रेलवे ट्रैक पर पाई गई थी जो जानबूझकर रखी गई थी ताकि ट्रेन को नुकसान पहुंच सके, यात्रीगण को नुकसान पहुंच सके। और आज भी ये जो घटना आप बता रही है, मुझे निश्चित रूप से यकीन है कि इसकी जांच तो होगी और इसमें बाकी की एजेंसियां भी जांच करेंगी। और हमने देखा है कि किस प्रकार से बाहर बैठे हुए आतंकवादियों ने भी ये एक क्लैरियन कॉल दिया था कि इस प्रकार से टारगेटिंग होनी चाहिए। तो ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग मालूम होता है।
पर दुख की बात यह है कि ऐसी घटनाओं को भी राजनीति का विषय बनाकर कुछ विपक्षी दल इस पर राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं और राष्ट्रनीति के विषय पर राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कम से कम आज जो लोग लगातार ऐसे तत्वों को समर्थन दे रहे थे, उनकी बातों को आगे बढ़ाकर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। शहजाद जी, रेलवे ट्रैक्स ही क्यों, रेलवे ट्रैक्स को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? बार बार एक ही जैसी घटनाएं सामने आ रही है। मुझे लगता है कि अभी वो आतंकी ने भी जो अलग अलग हमलों में शामिल था, उसने भी बताया था कि किस प्रकार से ये टारगेटिंग करनी है। और मुझे लगता है क्योंकि आज आपने देखा होगा कि बड़े हमले बहुत सारे बड़े शहरों में जो एक समय पर हुआ करते थे यूपी के जमाने में, वो बंद हो गए। तो अब दूसरी तरीके से टारगेट किया जाए ताकि देश की विकास की गाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की जाए। इस प्रकार की मंशा लेकर आतंकवादी हो सकता है टारगेट कर रहे हो। हमने एक ये केस भी देखा है कि गुलरेज शेख नाम का एक व्यक्ति कैसे ट्रेन पर अलग अलग वस्तुएं रखकर वीडियो बना रहा था। तो मुझे लगता है ऐसे तत्वों को कम से कम परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का काम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद पूनावाला जी हमसे बातचीत करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो एक ये घटनाएं सामने आ रही हैं और इस बार राजस्थान के अजमेर से ये घटना सामने आई है। 100 किलो का ये जो सीमेंट का था हिस्सा, वो रखा हुआ था रेलवे ट्रैक पर। अब इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जाएगी। वैसे एफआईआर के मुताबिक एक कॉन्क्रीट ब्लॉक टकराया है। ऑफ रिकॉर्ड रेलवे के अधिकारी ये बता रहे हैं कि इस कॉन्क्रीट ब्लॉक का वजन काफी ज्यादा है। इसमें एक से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने का शक भी है कि एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता ये कि एक ने इस तरह से कंक्रीट का ब्लॉक जाकर रख दिया हो। इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। और मालगाड़ी से कंक्रीट ब्लॉक टकराकर 2 हिस्से में बट गया, फिर ये उसके टुकड़े कई जगह फैले हुए दिखाई दे रहे हैं और एफआईआर में ये बात सामने आई है। हमारे साथ इस घटना पर और ज्यादा तफसील से जानकारी देने के लिए ध्वज आर्या जुड़ चुके हैं। ध्वज, क्या जानकारी मिल रही है? इसमें एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन अब मौके पर टीम पहुंचेगी, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होगी। ध्वज से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करें दोबारा संपर्क करने की। लेकिन एफआईआर जो हुई है इस घटना को लेकर, इसमें साफ तौर पर मेंशन है कंक्रीट ब्लॉक टकराया है और 100 किलो का ये कंक्रीट ब्लॉक है। सोचिए कितना वजनी है और ये रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ था। अब सवाल है राजस्थान में ट्रेन डीरेल की साजिश को लेकर, क्योंकि अब 10 सितंबर की यह घटना, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अजमेर ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक के बारे में जानकारी सामने आ चुकी है। मामले की तफ्तीश के बारे में भी हमारे सहयोगी हमें बताएंगे। लेकिन इस बीच 23 अगस्त जहां पाली में सीमेंट ब्लॉक से वंदे भारत टकराई, 28 अगस्त 12 मालगाड़ी ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को देखते हुए जिस तरीके से साजिश को लेकर सवाल उठ रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें बता रहे हैं कि आखिर पूरे मामले को देखते हुए किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस का भी दायरा बढ़ता जा रहा है। और कुमार कुंदन इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, इस मामले में जो अजमेर वाला मामला है, इस मामले में अब सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होगी। आज क्या क्या हो सकता है? जानकारी एक बार फिर से लेने की कोशिश करेंगे। कुमार से संपर्क फिर से टूटा है हमारा। और इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि ये बहुत ज़्यादा वजनी कंक्रीट का ब्लॉक रहा जो रखा गया था, और जैसे ही ट्रेन का इंजन टकराता है या ट्रेन टकराती है, रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ था और जैसे ही टकराती है उसके बाद ये 2 हिस्सों में बट जाता है, कई हिस्सों में बट जाता है, जिसकी अब छानबीन की जाएगी और इस पूरे मामले पर तह तक जाने की कोशिश होगी कि आगे ये किसका काम हो सकता है, किसकी साजिश हो सकती है और रेलवे ट्रैक्स को बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों यहाँ पर इस तरह की साजिश रची जा रही है कि कुछ रेलवे ट्रैक्स पर रखा जाता है। जो तस्वीर हम कानपुर से भी आपको दिखा रहे हैं, ये भी तस्वीरें चौंकाती है। जब गैस सिलेंडर रखा गया था रेलवे ट्रैक पर कुछ ही दूरी पर, इसी रास्ते पर, इसी रूट पर, और अब राजस्थान के अजमेर में भी कुछ इसी तरह की घटना होती है। रेलवे ट्रैक्स को स्पेसिफिक निशाना साधा जा रहा है, यहाँ पर निशाना लगाया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाया जाए। कुमार कुंदन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, इस घटना को लेकर राजस्थान की जो अजमेर की घटना है, इस मामले में आज क्या क्या हो सकता है? कुमार, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। इस घटना को लेकर, अजमेर की घटना को लेकर आज क्या हो सकता है? क्या सबूत इकट्ठा करने जाएगी टीम मौका घटना पर? मिल रही है
में कर रहे थे, उस वक्त उनको ब्लॉक मिला। आएंगे आपके पास दोबारा, लेकिन ये घटना बड़ी है और इस मामले में आज जो सबूतों की कोशिश है जुटाने की, वो कोशिश होगी, जो जांच एजेंसियां इसमें लगेंगी। ये आखिर क्यों सामने आया, इतना बड़ा कंक्रीट का ब्लॉक कैसे रख दिया गया, किसके जरिए रखा गया, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, ये सब अब जांच का विषय है। आपको बता दें, इससे पहले कल रेलवे ट्रैक पर 2 और हादसे टल गए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन के आगे बाइक में आग लग गई, जबकि एमपी के इटारसी में ट्रैक पर ट्रैक्टर मिला। रेलवे ट्रैक पर ट्रैक्टर यानी हादसे को न्योता। ये तस्वीरें इटारसी की हैं, जहां जबलपुर रेलवे लाइन पर कल बड़ा हादसा होते होते बच गया। बताया जाता है कि लोको पायलट ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो हादसे को टालना मुश्किल था। इटारसी जबलपुर रेलवे लाइन पर गुरुमखेड़ी ग्राउंड के पास कुछ लोग एक ट्रैक्टर लेकर रेलवे ट्रैक पर आ गए। ट्रैक्टर का पहिया ट्रैक के बीच फंस गया। ट्रैक्टर के रेलवे लाइन पर आते ही सोमनाथ एक्सप्रेस भी आ पहुंची। बड़ी बात यह है कि आसपास रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, फिर भी ट्रैक्टर रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिसकी वजह से करीब 1 घंटे तक ट्रैक बाधित रहा। ट्रैक्टर के निकलने के बाद देखिए रेल आगे बढ़ी और ट्रैक्टर झाड़ियों से होते हुए बाहर निकला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कपासन की ये तस्वीरें हैं। बताया जाता है कि कपासन भूपाल सागर स्टेशन के बीच निर्माणाधीन अंडर ब्रिज के पास एक हादसा हुआ। अंडर ब्रिज संख्या 25 के पास रेल पटरी पार करते समय उदयपुर की ओर से ट्रेन आ गई। ट्रेन को देखते ही बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद ट्रेन के इंजन में बाइक फंस गई और करीब 800 मीटर तक घिसटती गई, जिससे बाइक में आग लग गई। इसके बाद 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। लेकिन इन सब घटनाओं से सवाल उठता है कि क्या देश में अब रेल जिहाद करने की तैयारी है? कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश के बाद ये सवाल अब सबसे बड़ा है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर से ट्रेन टकरा गई। लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। घटनास्थल से एक बोतल में पेट्रोल और एक बैग में सफेद पाउडर भी मिला। इससे पहले गोंडा और कानपुर में ट्रेन पटरी से उतर चुकी है, तो क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है? रेल मंत्रालय को ऐसा ही लगता है। यूपी एटीएस चीफ नीलाब्जत चौधरी के मुताबिक एटीएस की टीम ने ट्रैक का मुआयना किया। जहां गैस सिलेंडर और बोतल में पेट्रोल मिला, उसी जगह पर कन्नौज के सियाराम मिठाई वाला बैग भी मिला। यूपी पुलिस की टीम कन्नौज के सियाराम मिष्ठान भंडार भी पहुंची और दुकानदार से पूछताछ की। बहरहाल यूपी एटीएस ने 2 हिस्ट्री शीटर समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया है। कानपुर के मुंडेरी में जिस जगह पर गैस सिलेंडर मिला है वो जीटी रोड से महज 100 मीटर की दूरी पर है। ट्रैक के एक तरफ हिंदुओं का गांव है तो दूसरी ओर मुस्लिम बस्ती। एक बात और गौर करने वाली है, रविवार की शाम 5:16 पर 150-38 कासगंज कानपुर अनवरगंज इंटरसिटी यहां से गुजरी थी। इसके ड्राइवर ने कुछ भी असामान्य रिपोर्ट नहीं की थी। कालिंदी एक्सप्रेस के गुजरने से पहले ये आखिरी ट्रेन थी। और अब खबर बहराइच में खौफ का दूसरा नाम बन चुके भेड़िए के आतंक से जुड़ी हुई। आपको बता दें, बहराइच में पकड़ा गया एक और आदमखोर भेड़िया। वन विभाग की टीम ने 5वां भेड़िया भी अब पकड़ लिया है। लगातार चल रहे ऑपरेशन के बाद कल तक उन हॉटस्पॉट के जरिए लगाए गए कैमरास के जरिए ही लोकेशन के बारे में पता लग पाया था। अब बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िए के पकड़ने की तस्वीर भी सामने आ चुकी है और वन विभाग की टीम ने अब ये 5वां भेड़िया भी पकड़ लिया है। देखिए, 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहा जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया है? एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा है। लंगड़ा नहीं है। हाँ। ये सही सलामत है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो माना जाए कि अभी तक जितना बहुत बड़ी सक्सेस है हम लोगों की। 4 पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है। और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था।
फिर उसके पग मार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पग मार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया, फिर और मतलब वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। तो वन विभाग की टीम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 5वां भेड़िया भी कब्जे में आ गया। अब आपको 3 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। आखिर कब भेड़िए शिकंजे में आए हैं, क्योंकि लगातार भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है बहराइच में, और 5वां भेड़िया भी अब आ चुका है, पकड़ा जा चुका है। 3 भेड़िए 18 अगस्त 2024 को पकड़े गए थे। उसके बाद 29 अगस्त 2024 को चौथा भेड़िया पकड़ा गया और उसके बाद से एक बड़ा वक्त लग गया। 5वां भेड़िया 10 सितंबर 2024 को पकड़ा गया है। तो अब ये 3 तस्वीरें बता रही है। अब जो भेड़िए बचे हैं, बताया जा रहा था कि इस इलाके में 6 भेड़िए हैं जो आदमखोर हैं और अब 5 शिकंजे में आ चुके हैं। और भेड़िए के साथ सुल्तानपुर में सियार का आतंक भी देखने को मिल रहा है। बीती रात यहां 3 जगहों पर सियार ने इंसान और जानवर को निशाना बनाया। इस महिला के हाथ पर लगे ये बैंडेज देखिए। जंगली जानवर किस कदर खतरनाक है ये उसके काटे जाने से जाहिर है। भेड़िए के आतंक से सुल्तानपुर के लोग परेशान हैं। यहाँ कल रात 3 जगहों पर जंगली जानवर के हमला किए जाने की खबर है। पहली घटना मोतीगरपुर खैरा की है, जहां सियार ने एक बकरी के आधे शरीर को खाया। उसके बाद खेत में काम कर रहे अखंड नगर के नगरी गांव में किसान पर हमला किया। और तीसरी घटना अजोई गांव के पांडे का पूर्वा में हुई। मनीष के पहुंचा, मनीष के हमला करी, उसके बाद फिर लड़कों के पहुंचा हुआ हमला करी, उसके बाद रहपुरवा पहुंचा, खड़ से हुआ जो ना जो 4 घर बसा है यहाँ एकदम रोड किनारे पुल है पार हुआ। देखा था मार डंडल है, मार सब जुटा है, पता लगा हम जाके देखा था खून गिरा है ढेर। तो उसके बाद जब तक खबर आ गई अब तोरे घर तुम खुद घायल किया, तू क्या करता। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वन विभाग के अधिकारी और पुलिस लगातार गांव में तैनात हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला सामने आया है। कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी की भय की रणनीति अब खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद सब कुछ बदल गया है। राहुल गांधी ने कहा भय पैदा करने में कई साल लगे थे। ये उनकी ओर से कहा गया। 1 सेकंड में भय खत्म हो गया लोकसभा चुनाव के बाद। Something has definitely changed after the election results. डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया। एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और 1 सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और 1 सेकंड में खत्म। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला किया। बीजेपी और आरएसएस के लोग देश को नहीं समझते। भारत देश सबका है, हर धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग यहां रहते हैं। इंडिया में नेचर ही है, सब कुछ एक साथ चलता है। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे है, तो क्या होगा? ये बीजेपी के लोग करते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आती कि ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। इसको इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स।
In the Constitution, it's written clearly. India that is Bharat is a union of states. What does it mean? It means it's a union of languages. It's a union of traditions. Union of histories. Union of music, of dance. वो कहते नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। और आइए आपको ये भी बता देते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है। कई शक्तियां भारत के विकास को रोकने में लगी हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत का विकास होता है तो उनके कारोबार बंद हो जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में डॉक्टर मिलिंद पराडकर की लिखी पुस्तक तंजावरचे मराठे के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग नहीं चाहते कि भारत विकास करे, इसके विकास की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है। भागवत के मुताबिक जिन लोगों को डर है कि अगर देश का व्यापक पैमाने पर विकास होता है तो उनके कारोबार बंद हो जाएंगे, ऐसे लोग देश के विकास में बाधा पैदा करने के लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे पूरी प्लानिंग से हमले कर रहे हैं, फिर चाहे वो भौतिक हो या सूक्ष्म। ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत को परिभाषित करने वाली एक जीवनी शक्ति है धर्म। ये हमारे राष्ट्र का आधार है और ये धर्म पर आधारित है। जहाँ तक धर्म की बात है तो दुनिया के आरंभ में भी ये था और अंत तक इसकी जरूरत रहेगी। इसके अलावा संघ प्रमुख ने कहा, हमारा देश बहुत भाग्यशाली है। जब भी ऐसा समय आता है कि ये देश नष्ट हो जाएगा, तब इस संकट से निपटने का उपाय भी सामने आ जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक महापुरुष आगे आए हैं, जिनके कारण ये देश अमर हो गया है। और अब बात वक्फ संशोधन बिल की, जिसे लेकर सियासत लगातार जारी है। कोई इसे संविधान विरोधी तो कोई मुसलमानों के हित वाला बता रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध को लेकर जहां कई मुस्लिम संगठन लामबंद हो रहे हैं, वहीं मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी करार देते हुए मुस्लिम समाज से इसका विरोध करने की अपील की। ये बिल लाया गया है, इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो QR कोड के जरिए आपसे अपील की है कि आप इंग्लिश और हिंदी में इस बिल के खिलाफ ये जो वक्फ का NRC साबित होगा, आप अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भिजाए कमेटी को। वहीं बीजेपी नेता और दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने विधेयक को आम मुसलमान के लिए हित का बताते हुए कहा कि मुसलमान डरा रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, तभी तो ओवैसी साहब की राजनीति टिकी है, इनका वोट बैंक बना रहे। विश्व हिंदू परिषद ने शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया। यह आंदोलन कल संजौली चौक से शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर नेता विपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरा समाज इस विषय को लेकर के नाराजगी व्यक्त कर रहा है, बार बार कर रहा है, और इसमें वो उम्मीद करते हैं कि सरकार की ओर से कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और कार्रवाई समय पर हो, जल्दी हो। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू संगठनों ने आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया है। यह आंदोलन 11 सितंबर को 11 बजे संजौली चौक से शुरू होगा। ये कॉल विश्व हिंदू परिषद की तो नहीं है, परंतु विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के हित के लिए खड़ा है, और अगर ये हिंदुओं के हित की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद का इस आंदोलन के लिए पूरा समर्थन है। वहीं शिमला में मस्जिद से जुड़े विवाद और आंदोलन के ऐलान को लेकर हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि हालात को देखते हुए पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। खबर सूरत से जुड़ी हुई है। सूरत में गणपति पंडाल में हुए पथराव का लाइव वीडियो सामने आ गया है। तस्वीरों में उपद्रवी पत्थर ही नहीं, हाथों में तलवारें भी लहराते हुए दिख रहे हैं। चमकती हुई तलवार एक नहीं बल्कि हर हाथ में ये आपको दिख रही होंगी। उपद्रवियों की ये तस्वीर रविवार शाम की है, जब सूरत में लोग नंगी तलवार लेकर चल रहे थे। इरादे नेक नहीं थे। तस्वीरों से जाहिर है कि पूरी प्लानिंग के तहत सूरत के गणेश पंडाल पर पथराव किया गया, आस्था को ठेस पहुंचाई। तस्वीरें बता रही हैं सूरत की शांति को भंग करने की पूरी योजना थी।
तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। ये तलवारें सड़क के किनारे बोरे में छिपा कर रखी गई थी। एक नहीं बल्कि कई तलवारें जो इशारा मिलते ही दनादन निकाली गई। तलवारें ही नहीं, पत्थर भी बोरी में रखे गए थे। उपद्रवी उन पत्थरों को सड़क से जा रहे लोगों पर फेंकते हुए दिख रहे हैं। आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद लोग गणेश पांडाल को निशाना बनाते दिखे। शहर में पथराव और तलवार के जरिए माहौल बिगाड़ने की हिम्मत की। लोगों ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी को लेकर सैयदपुरा पुलिस चौकी का घेराव किया। इस दौरान कई गाड़ियों को लोगों ने आग लगा दी। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूर्योदय से पहले आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिसके बाद सूरत पुलिस ने 33 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई जारी है। और सूरत की कानून व्यवस्था पर डीजीपी लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस बीच गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गुजरात की शांति भंग करने वालों को सख्त हिदायत दी कि वो कानून हाथ में ना लें। साफ लफ्जों में कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। गुजरात के शांति प्रिय माहौल को और कल जो सूरत में हुआ, सूरत शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में असरकारक कार्रवाई स्थानिक पुलिस ने की। जो सूरत शहर के शांति को भंग करने का प्रयास किए थे, ऐसे 28 लोगों को हमने रात को ही कोम्बिंग करके उनको भी अरेस्ट कर लिया है और उनके विरुद्ध में भी कायदीय प्रक्रिया भी चालू है। कि पत्थर फेंकने वाला कोई भी समाज का नहीं हो सकता। पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति वो मात्र कानूनी गुनहगार नहीं है, वो सबसे बड़ा सामाजिक गुनहगार है। अगर कोई भी समस्या है तो पुलिस एवं कानून वो सबके लिए एक बराबर है। आप पुलिस का संपर्क कर सकते हो, लेकिन कानून हाथ में लोगे तो जरूर से सख्त कदम उठाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की न हिंसा थम रही है, न विरोध प्रदर्शन रुक रहे हैं। कल राजधानी इंफाल में ड्रोन हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मशाल थामे ये महिलाएं इंसाफ की मांग कर रही हैं। ये मांग है हाल ही में हुए ड्रोन और मिसाइल हमले के खिलाफ। महिलाओं ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इससे पहले स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने मुख्यमंत्री सचिवालय और राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने पुलिस डीआईजी, सुरक्षा सलाहकार और राज्यपाल के इस्तीफे की मांग भी की। साथ ही नैतिकता के आधार पर 50 विधायकों के इस्तीफे की मांग भी की। रविवार को एक सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला किया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दोबारा से भड़की हिंसा में 8 लोगों की जान जा चुकी है और 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ड्रोन हमलों को रोकने में राज्य सरकार और पुलिस नाकाम है। बहरहाल मणिपुर में पत्थरबाजी, गोलीबारी, ड्रोन हमले, रॉकेट अटैक तक देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है। और बात उत्तराखंड साइन बोर्ड विवाद की। मुस्लिमों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए नागरिक समाज समूह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक चिट्ठी लिखी है। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कई इलाके में गांव के बाहर ऐसे बोर्ड देखने को मिले थे जिस पर आपत्ति जताई गई। इन बोर्डों को मुस्लिम समुदाय से भेदभाव वाला बताया गया, जिसके बाद कई सेवानिवृत्त सिविल सेवकों और शिक्षाविदों के एक नागरिक समाज समूह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और पूर्व IRS सैयद महमूद अख्तर सहित अन्य लोगों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में कहा गया है कि संविधान धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। आपको बता दें कि सिरसी, रामपुर, न्यालसू और अन्य गांव में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक शुरू में इन साइन बोर्ड में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इसमें बदलाव करके बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगाने की बात का उल्लेख किया गया। हालांकि पुलिस ने बाद में कहा कि आपत्तिजनक साइन बोर्ड हटा दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गुप्त काशी में 6 स्थानों पर ऐसे साइन बोर्ड हटाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की बात कही है और ये बयान ऐसे समय में आ गया जब 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये किसी भी हाल में बहाल नहीं होगा। मेरा सवाल इनसे है कि कितने साल लगे इनको इसको हटाने में। हमें भी
हो सकता है कई साल लगे वापस लाने में, मगर लाएंगे ज़रूर। ये यहाँ की आवाज़ नहीं है, ये सारे जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर ये बड़ा बयान ऐसे वक्त में दिया है जब ठीक 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तब तक अनुच्छेद 370 को बहाल करना असंभव है। या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों के, अब धारा 370 को यहाँ पर बहाल कर सके। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनिहाल से अपने उम्मीदवार सज्जाद शाहीन के प्रचार के लिए बनिहाल पहुंचे। उन्होंने कई पुराने मुद्दे उठाए। स्कूल्स को अपग्रेड करना, सड़कों का राशन, सबसे बड़ा धोखा अगर पिछले 5 सालों में हुआ वो राशन को लेके हुआ। मिट्टी का तेल राशन कार्ड से गायब, चीनी राशन कार्ड से गायब। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार चंपत राय इंदौर पहुंचे हैं। उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कि विश्व गुरु बनने के लिए देश की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना होगा, केवल सत्ता के परिवर्तन से गुरु नहीं बन सकेंगे। राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दिया है। मथुरा काशी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो समाज का प्रत्येक वर्ग स्वीकार करे। जो हो रहा है सही हो रहा है, वरना दुर्घटना हो सकती है। हमको उतना ही खाना चाहिए जितना पच जाए, और तभी खाना चाहिए जब पहला पच जाए, वरना डाइजेशन की समस्या हो जाएगी। केवल सत्ता के परिवर्तन से गुरु नहीं बन सकेंगे, समय आने पर ही बन सकेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए मंत्र है कि जो आचरण सबको सिखाना चाहते हैं वो पहले खुद पर लागू करें। जिस देश में पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, शिक्षा के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से हथियार लाने पड़ रहे हैं, जब हम छोटी छोटी बातों पर दुनिया का मुंह ताकते रहेंगे तो ये बात बहुत दूर की है। राय के मुताबिक विश्व गुरु बनने के लिए देश की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना होगा। और अब बात करते हैं कोलकाता कांड की, जहां मृतक डॉक्टर बेटी के परिजनों ने एक बार फिर सीएम पर पैसे की पेशकश किए जाने का आरोप लगाया है। আমি বাবা মাকে যেটা বলেছিলাম অন রেকর্ড, যেটা আমি বাইরেও বলেছিলাম যে দেখুন মৃত্যুর বিকল্প টাকা হয় না। पश्चिम बंगाल की मृतक डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की आवाज थम नहीं रही है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। हाथों में तख्तियों के सहारे सामाजिक संगठनों ने इंसाफ की मांग की। इधर मृतक डॉक्टर के परिजनों ने सीएम ममता बनर्जी पर संगीन आरोप लगाए हैं। উনি প্রপোজাল দিয়েছিলেন কম্পেনসেশন একটা পায়, যেহেতু অন ডিউটি ডক্টর ছিলেন, তাই তখন আমার দাদা দিদি যারা ছিলেন তারা বলেছেন যে হ্যাঁ নেব ম্যাডাম, কিন্তু যেদিনকে আমার মেয়ে সুবিচার পাবে সেদিনকে আমি নিজে গিয়ে আপনার দপ্তর থেকে নিয়ে আসবো, এই কথাটা বলেছেন। কিন্তু তারপরে উনি বলেছেন পুলিশের তরফ থেকে কোনো টাকা দেওয়া হয়নি। আমরা আগেও বলেছি, আজকেও দায়িত্ব নিয়ে বলছি, হ্যাঁ টাকা আমাদের কি তখন উচিত ছিল যে আমাদের মেয়ের যখন বডি পড়েছে वीडियोग्राफी करार, उन्हीं जे बोलছেন प्रमाण दिन की प्रमाण देबे। इस बीच सीबीआई की टीम लगातार जांच में जुटी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लगातार छानबीन कर रही है। और कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने पर बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कानपुर मामले में आतंकी साजिश के भी सबूत मिल गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, कानपुर मामले में आईएसआईएस खुरासान मॉडल के हाथ का शक और सेल्फ रेडिकलाइज हो सकता है आरोपी। सोर्सेस के हवाले से आ रही इस खबर के तहत हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, अब तो सबूत भी सामने। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए शुरुआती तफ्तीश में कहीं ना कहीं शक है कि हो सकता है इस पूरे मामले के पीछे टेरर लिंक हो, या ऐसे में इसी एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जांच एजेंसी को ऐसे सुराग भी मिले कि कोई सेल्फ रेडिकलाइज शख्स हो सकता है जिसने इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सामान वहां से बरामद हुआ वो पूरे तरीके से बांधा नहीं गया था, इस तरीके से पूरा पैक नहीं किया गया था, तो उससे कहीं ना कहीं एक शक है कि हो सकता है अनट्रेन, यानी कि जो सेल्फ रेडिकलाइज आतंकी होते हैं उनके द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई हो। इसके अलावा लगातार आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल जो है उसके निशान पहले भी कानपुर के अंदर मिले हैं। कानपुर से खुरासान मॉड्यूल के कुछ आतंकियों की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ऐसे में शक जो है वो खुरासान मॉड्यूल की तरफ ही जा रहा है, जो कि फरतुल्ला गौरी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है पाकिस्तान से। तो लिहाजा इन तमाम एंगल की तरफ और देश की जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां, चाहे यूपी एटीएस हो, एनआईए हो,
आईबी हो, ये सभी इसी एंगल की तरफ अपनी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। जी चलिए, मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका जितेंद्र।